जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो प्रोसेस है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो चुके हैं, अब स्क्रूटनी का अमल जारी है। जैसा कि मुसलसल रिपोर्ट किया जाता रहा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है वो एक मैनूवर करने की एक कोशिश की गई जो कि अभी तक जारी है। लेकिन उसमें हमें थोड़ी-सी नरमी देखने में आई। एक मर्तबा पहले 2 दिन तो यूँ था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को जो कि पीटीआई से जिसका ताल्लुक का शुबा भी होता था, उसको पकड़ लिया जाता था। लेकिन फिर थोड़ी-सी बाद में एक चेंज इन प्लान जो है वो हमें देखने में आया और बाद में लोगों को इजाज़त दी गई। अफ़सोस इस बात का हुआ कि मिलिट्री तो अपने जो भी फ़ौज जो है अपना जो भी एक खेल खेल रही थी जो कि हमेशा से वो खेलती है और साफ ज़ाहिर है कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को ही इक़्तिदार में आने देते हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर सहाफ़त का जनाज़ा बार-बार उठता है। हमने देखा कि किस तरीके से सहाफ़ियों ने लाइनें लीं। एक तरफ वो सहाफ़ी थे जो ये कह रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। पीटीआई के इतने हज़ार लोगों ने कागज़ जमा करवा दिए, ये झूठ बोल रहे हैं। और एक तरफ साफ ज़ाहिर है कि जो भी ग्राउंड पे हो रहा था, उसको थोड़ा बहुत बढ़ा-चढ़ा के बयान किया जा रहा था। हकीकत यही है और इस बात को बयान न करना इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं हो सकती किसी सहाफ़ी की तरफ से कि अगर वो कहे कि पीटीआई के किसी भी बंदे को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में कोई रुकावट नहीं डाली गई। इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती। अगर बाद में हुए हैं तो आप पहले ये बात बता दें कि ऐसे हुआ था लेकिन अब इतने लोगों ने जमा करवा दिए हैं। ये जो बददियानती है रिपोर्ट करने में इसमें साफ ज़ाहिर है कि सहाफ़त के एक शोबे का तो है। अपने बुग़्ज़ या अपने मफ़ादात की वजह से हम ये भी करते हैं तो ये कितना गलत है, बुनियादी तौर पे कितना गलत है, असूली तौर पे कितना गलत है, किस तरह से हम गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। बहरहाल ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपको साथ-साथ अपडेट करते रहेंगे। आज का दिन मौज़ूआत पे या जो अहम खबरें आज की उसके बारे में डिस्कशन करने के हवाले से नहीं, आज एक स्टोरी रिपोर्ट की है फैक्ट फोकस ने। ये स्टोरी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और इस पे मैंने पहले भी काम किया हुआ है आज से 7-8 साल पहले 2016 में और इसकी तफसीलात जो है वो आज तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो फैक्ट फोकस रिलीज कर रहा है और ये स्टोरी है जहांगीर खान की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। उस डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हरगिज नहीं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नतीजे में डिस्क्वालीफाइड है। ये एक मुख्तलिफ स्टोरी, एक मुख्तलिफ कहानी, एक मुख्तलिफ डिस्क्वालिफिकेशन है और बाय द वे अगर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद हो जाए तो ये भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है और इससे निकलने का कोई रास्ता भी किसी सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस नहीं निकाल सकता। इस खबर की तरफ और इसकी तफसीलात की तरफ आते हैं। जहांगीर लेकिन इससे पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि जो 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन है जहांगीर तरीन की, ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में है जिसके तहत डिसऑनेस्ट बददियानत करार दिया गया था जहांगीर खान तरीन को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने छुपाई थी एक प्रॉपर्टी जो कि वो ऑफशोर कंपनी के नाम पे होल्ड करते थे यूके के अंदर, बर्तानिया के अंदर, और वो उन्होंने अपने रिटर्न्स में उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं किया था। जो जिम्मेदारी थी उसकी डिक्लेरेशन की वो पूरी नहीं की थी, उनको बददियानत डिक्लेयर किया गया था। मैं ये क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि ये खबर भी मैंने अप्रैल या मई 2016 में रिपोर्ट की थी और इसका जो प्रोसेस था खबर का वो कुछ इस तरह से था कि मुझे इस चीज का मालूम था, आइडिया था, 100% कंफर्मेशन नहीं थी, मुझे किसी ने बताया था, कोई तस्दीक नहीं थी मेरे पास कि जहांगीर तरीन की जो प्रॉपर्टी है यूके के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत महंगी प्रॉपर्टी, वो भी एक ऑफशोर कंपनी जो है वो ऑन करती है। और जहांगीर तरीन उस वक्त पीटीआई के सफदर है कि सफेद के रहनुमा थे और पीटीआई पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक चला रही थी ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि पनामा पेपर रिपोर्ट हुए थे और पनामा पेपर में शरीफ फैमिली की ऑफशोर कंपनियां जो सामने आई थी, वो भी खैर एक पूरा पोर्टफोलियो था ऑफशोर कंपनीज का और प्रॉपर्टीज का और जायदादों का दुनिया भर में। लेकिन जहांगीर तरीन की बात हो रही है तो तरीन साहब का जो है वो प्रॉपर्टी थी यूके के अंदर। तरीन साहब बड़े बयानात दे रहे थे, बड़े बड़े गर्म बयानात, और पीटीआई पूरे मुल्क में एक तहरीक चला रही थी और मुझे ये मालूम था। एक दिन उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंद हवालों से कुछ जो सफाइयां पेश की, उनके इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपनी लंदन वाली प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया। तो मैंने उनसे
उनसे इस हवाले से सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पूछा गया था और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता नहीं था, तो मैंने उनसे टाइम लिया एक इंटरव्यू के लिए और उनके इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में उनका घर है। उधर मैंने उनको इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और फिर मैंने उनके सामने ये रखा कि मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑफशोर कंपनी ऑन करती है और ये बात उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई और ये एक फैक्ट है। तो उनको इस सवाल के जवाब से वो राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते थे, उनको मानना पड़ा, उनको तस्लीम करना पड़ा कि बिल्कुल उनकी जो लंदन की प्रॉपर्टी है वो एक ऑफशोर कंपनी करती है। खैर उसका जवाब उन्होंने ये दिया जो कि यकीनन जिन लोगों को वो वाकया याद है, वो खबर मेरी याद है, तो उनको याद होगा कि वो प्रिंस साहब का जवाब ये था कि जी ये बात हलाल और हराम की कमाई की है, मेरी हलाल की कमाई है, मैंने हलाल से कमा के पैसे बाहर भेजे और ये किया और वो किया, और मियाँ साहब की जो है वो हराम की कमाई है, तो इसलिए तो ये खैर उनका मौक़िफ़ था। तो उन्होंने बहरहाल ये मान लिया उस दिन मेरे से इंटरव्यू में कि ऑफशोर कंपनी रखना या बनाना या उसके ज़रिए जायदाद रखना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की थी और चनाचे ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट में भी खैर सियासत ही हुई कि उन्होंने सजा ना देने के लिए नवाज शरीफ को सजा दे चुकी थी सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान का और जहांगीर तरीन का केस इकट्ठा था, तो इमरान खान को सजा ना देने के लिए जहांगीर तरीन को सजा देना जरूरी था, तो उन्होंने वो दी। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो मेरा नुक्ता नजर है, मैं कभी वो छुपाता नहीं, मैं ओपनली आपके सामने रखता हूं। मैं बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ हूं जो मिलिट्री से डील करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। हैविंग सेड दैट, और उस चीज को बिल्कुल साइड पे करते हुए मैं 62(1)F को गलत समझता हूं। 62(1)F बिल्कुल एक बेहुदा, एक फजूल बात है। इसका कोई इस्लाम से, किसी मजहब से तल्लुक वाली बात बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने मफादात के लिए लोग मजहब का हवाला देते हैं। किसी भी शख्स को बददियानत देना, करार देना, इसका कोई पैमाना नहीं है। और ये मिलिट्री डिक्टेटर जो इंतहाई मतलब है गलीज किरदार पाकिस्तान की सियासत तारीख के जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने आइन के अंदर शामिल किया था। गैर जमहूरी बात है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और हर तौर पे मजम्मत की जानी चाहिए इस आर्टिकल की और इसके इस्तेमाल की, और इसको बिल्कुल आइन पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड था जो मैंने जानबूझ के बयान किया आपके सामने, ताकि आपको इस बात की तरफ मैं ला सकूं कि ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी सियासतदान को अहल या नाअहल अवाम करती है, और आइन का में कोई आर्टिकल डाल के भी इस तरह का कि किसी का बाजू मरोड़ने के लिए और उसको नाअहल करार देने के लिए सिर्फ दयानत बददियानत के फैसले जजेस करने लग पड़े, तो ये गलत बात है। लेकिन चंद ऐसी बातें जरूर हैं जिनकी बुनियाद पे दुनिया भर में नाअहल करार दिया जाता है, सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाता है, और वो होता है जब 100% चंद चीजों में गलत चीज, गलत काम का होना साबित हो जाए। पाकिस्तान के आइन में इस तरह की एक आर्टिकल, जिस तरह 62 जो है वो क्वालिफिकेशन से डिस्कस करता है, तो आर्टिकल 63 जो है आइन का वो डिस्क्वालिफिकेशन से डिस्कस करता है। तो बहुत सी डिस्क्वालिफिकेशन हैं जिनकी तफसील में हम नहीं जा सकते इस टाइम। एक डिस्क्वालिफिकेशन जिसके ऊपर आज की स्टोरी, वो है 63(1)N। 63(1)N के मुताबिक अगर पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपने नाम पे उसने कर्जा लिया हो 2 मिलियन का, और वो उसको जो उसकी ड्यू डेट है उसको अदा किए गुजरे हुए आप कह लें कि 1 साल से ऊपर हो गया है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अहम बात 63(1)N की ये है कि अगर किसी भी शहरी ने कोई कर्जा माफ करवा लिया हो, जो कि 63(1)N के तहत अगर 2 मिलियन से जायद का कर्जा किसी ने माफ करवा लिया, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा के लिए नाअहल हो जाता है, चाहे वो कर्जा उसने खुद अपने नाम पे लिया हो, चाहे अपने स्पाउस के, अपनी वाइफ के नाम पे, या खातून है तो अपने शोहर के नाम पे लिया हो, या अपने डिपेंडेंट्स के नाम पे लिया हो। तो टोटल 2 मिलियन हो, अगर वो राइट ऑफ हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड है। ये बहुत अच्छी क्लास है, बिल्कुल होनी चाहिए। वजह इसकी क्या है, मेरे सुनने वालों में जो सीनियर लोग हैं वो बिल्कुल जानते होंगे। नए लोगों के लिए अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में एक कल्चर था, खुसूसन लेट 70s के बाद 80s में, 90s में, कि जो ताकतवर लोग थे पाकिस्तानी सोसाइटी में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक रखते थे या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से या सियासतदानों के अंदर भी, कि वो करते ये थे कि वो कर्जे लेते थे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए बैंक से, उन कर्जों से कारोबार शुरू करते थे,
और कारोबार साहब जरा कामयाबी से चलाते थे, उनका पूरा एक सेटअप होता था कारोबार को कामयाब करने का, लेकिन कागजों के ऊपर चंद अकाउंटेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उस कारोबार को फेल या नाकाम साबित करते थे और नाकाम साबित करके कर्जा अपना माफ करवा लेते थे। एक ये तरीका था, या फिर उसको फेल करके उसके जरिए उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको उस सेटअप को इस्तेमाल करते थे। अमूमी तौर पे होता ये था कि ये जो फेल्ड बिजनेस होते थे ये भी बड़े अच्छे दिखते थे। कारोबार बंद हो गया तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो उसको देख के कि वो किस नोयत का कारोबार है, उसका जो इन्वेंट्री है, जो मशीनरी है, जो वहां पे साइट है, उसको देखते हुए कि उसके जरिए कितना ज्यादा पैसों का जो है वो आगे पीछे मामला किया जा सकता है, रेल पेल की जा सकती है, तो वो देख के वो पुराने बिजनेसेस भी खरीदे जाते थे। लेकिन खरीदे इस तरीके से जाते थे कि आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए जो कर्जे उस बैंक में होते थे वो आप माफ करवा लेते थे, और बात पहले तय कर ली, कर्जे माफ करवा लिए और बाद में बिजनेस को अपने नाम पे करवा लिया। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि आप जब इस तरह सारा करवा लें तो अपने नाम पे करवाने लगे तो आगे वाला बंदा जो है वो मुकर जाए कि मैं नहीं देता, तो उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ी बहुत आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। जहांगीर तरीन की स्टोरी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बहुत सी कहानियां बाय द वे कर्जे माफ कराने के हवाले से जिन पे बात होती रहेगी, लेकिन आज की कहानी जो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह या और बिल्कुल 2+2=4 वाली कहानी, तमाम एविडेंस फैक्ट फोकस जो है वो जारी कर रहा है। आप उसको देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे भी, इस वीडियो के अंदर भी आपको उसका मुकम्मल तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो। अदरवाइज आप खुद से रिसर्च करके जो जो चीजें लिखी हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा एक तरीकाकार है कि हम एक तो आपको एविडेंस फराहम करते हैं, दूसरा हम ये भी बताते हैं कि ये एविडेंस हासिल कैसे किया गया। यानी कि अगर वो ऑनलाइन एक्सेसिबल है तो हम आपको बताते हैं कि आप इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर लें, ये आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट या इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। सब जरा जो चीज ऑफिशियल जगह पे पड़ी हुई है तो वो एडमिजिबल या आप कह लें कि फाइनलिटी वाला एविडेंस फिर वो बन जाती है। और अगर कोई चीज नहीं पड़ी हुई तो हमने कैसे हासिल की, हम वो तरीका आपको बताते हैं। इस खबर के में जो फैक्ट फोकस आज रिपोर्ट कर रहा है, जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ फैक्ट फोकस के जरिए, फैक्ट फोकस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो खबर ये है कि जहांगीर तरीन वजीर थे जनरल मुशर्रफ के साथ। जनरल मुशर्रफ की कबीना में, साफ ज़ाहिर है शौकत अजीज की कबीना कहना चाहिए, लेकिन जनरल मुशर्रफ की कबीना थी। वजीर थे इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के, वजीर भी बिल्कुल मुतलका मिनिस्ट्री के थे। तो इन्होंने एक बिजनेस, एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था फ्रूकी पल्प मिल्स। फ्रूकी पल्प मिल्स इन्होंने 2007 में एक्वायर इन्होंने की JDW के जरिए। जमालदीन वाली ग्रुप या जमालदीन वाली शुगर मिल जो कि इनका बिजनेस है, अब तो लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसमें मेजॉरिटी शेयर्स इनके और इनकी फैमिली के हैं। उसके जरिए इन्होंने एक्वायर किया फ्रूकी पल्प मिल को 2007 में। लेकिन इन्होंने ट्रिक वही खेला जो कि खेला जाता था। जो ये माहिर थे उन लोगों के साथ काम कर चुके थे 90s में भी और 2000s में भी, इनको पता था कैसे क्या मामला किए जाते हैं। कि ये इन्होंने डायरेक्टर से रिजाइन नहीं करवाया। जो डायरेक्टर्स थे, जो पहले के मालिकान थे, जिन्होंने ये कंपनी सेटअप की थी 1991 में और कोशिश की 97 में चलाने की, टेस्ट रन मेरा हुआ, वो कामयाब नहीं हो सका। कोई उन्होंने बाद में भी कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी लेने की कोशिश की, नहीं हुआ। ये एक डेड यूनिट के तौर पर पड़ा हुआ था। अब इसको एक्वायर कर रहे हैं जहांगीर तरीन, जब वो खुद फेडरल मिनिस्टर हैं जनरल मुशर्रफ की कबीना में। बहुत सारी कहानियां आपने जनरल मुशर्रफ की कबीना की, जनरल मुशर्रफ की अपनी और उनकी कबीना की पहले भी सुन रखी हैं। तो इन्होंने इसको एक्वायर किया, इसको एक्वायर कर रहे हैं एक डेड यूनिट को, और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए उसी वक्त ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस बैंक से स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे एक डेड यूनिट है, 20 साल पहले से पड़ा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। जहांगीर तरीन वजीर है और बैंक्स लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, आगे चल के 2 साल के बाद वो 109 मिलियन के उसके लोन माफ हो जाते हैं। 2010 के बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकायदा फैक्ट फोकस आज जारी कर रहा है। तफसील इससे पहले भी कुछ तफसीलात शेयर हो चुकी हैं 2016 में भी, लेकिन आज मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक चीज जो है वो आपके सामने रखी गई है। तो जहांगीर तरीन जो हैं उन्होंने जब ये एक्वायर कर लिया JDW के जरिए, तो उसके बाद जो है वो ये सारा जो लोन शोन सब माफ हुए और 2010 में दिसंबर के महीने में 29 तारीख को वो इसके डायरेक्टर भी बन गए और बाद में CEO बन गए। अब हुआ ये
कि 2013 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो फायदा उठाए डिजिटलाइजेशन का। बहुत सारे इदारों में बहुत सारी जो बेहतरी आ चुकी थी। नादरा का निज़ाम, नादरा के सिस्टम को चंद मालूमात के लिए एक्सेस किया जाना मुमकिन था अदारों के लिए। FBR के निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी 2013 तक। FIA के निज़ाम में, पुलिस के निज़ाम में, यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारों के निज़ाम में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के निज़ाम में। तो इन्होंने फैसला किया कि ये रिपोर्ट्स लेंगे तमाम इदारों से, ताकि जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन आइन बताता है, अगर कोई बंदा उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, तो इलेक्शन के प्रोसेस से पहले, स्क्रूटनी के अमल से पहले ही जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। अगरचा इस प्रोसेस का फायदा कोई नहीं हुआ, यहां से आने वाली मालूमात के नतीजे में की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और स्क्रूटनी के अमल के दौरान जो एतराजात उठते हैं, एतराजात दाखिल होते हैं, वो दाखिल हुए या ना हुए, तो उसकी बुनियाद पे ही लोगों को निकाला गया। तो जब 2013 में जहांगीर तरीन ने अपने वो जमा करवाए नॉमिनेशन पेपर्स, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक दो मुख्तलिफ कंपनियां जिसमें वो डायरेक्टर थे, उनका कोई लोन राइट ऑफ का मामला था। उनमें से एक कंपनी तो हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, कोई HMC, बहुत से लोग जानते होंगे इसको, टेक्सला में शायद इनका सेटअप है, गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटी है हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स जो है HMC। तो उसमें जो भी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ओहदों पे लोग होते हैं, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अगर उनका कोई ओवरड्यू अमाउंट का मसला था या कोई राइट ऑफ का मसला था, तो उसकी लायबिलिटी तरीन साहब पे नहीं आ सकती थी। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर में इसलिए आ गया कि उनके सिस्टम में आ रहा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन इसकी कोई भी अहमियत नहीं थी। इस पर बड़ा प्ले किया गया, जी ये देखें ये क्या आ गया, ये तो मेरा तो नाम उसमें वो था। असल मामला दूसरा था, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, इसकी कोई लायबिलिटी तरीन साहब पे आती भी नहीं थी। अब दूसरा मसला था फरूकी पल्प मिल का, उसके 3 मुख्तलिफ बैंकों से तकरीबन 100, जो लेटर के अंदर रिपोर्ट किया गया वो तो 50 मिलियन रुपए माफ हुए, लेकिन बैंक से डॉक्यूमेंट से अगर देखें तो वो तकरीबन 109 मिलियन बनते हैं, इससे भी ज्यादा है। लेकिन जो चीज इस वक्त है मैं उसके ऊपर सिर्फ बात कर रहा हूँ। आइन के अंदर तो सिर्फ 2 मिलियन के ऊपर भी राइट ऑफ हो जाए तो अब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए मैं जरा मुहतात हूँ फिगर्स को बोलने में, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि स्टोरी 100% भी दुरुस्त तो हर तरह से स्टेब्लिश हो रही हो, तो कोई एक पॉइंट पकड़ के जिस शख्स ने कंट्रोवर्शियल करना हो, झूठ बोलना हो, प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर चलना हो, तो वो उससे फिर निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं जो फिगर्स हैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ। तो स्टेट बैंक के लेटर में तो तकरीबन $50 मिलियन, 49 पॉइंट समथिंग मिलियन रुपीज, सॉरी मादरत, मैंने अगर डॉलर पहले भी कहा तो ये रुपीज हैं। पाकिस्तान की बात हो रही, पाकिस्तान के सिस्टम की बात हो रही है। तो उसमें वो उन्होंने कहा जी कि ये राइट ऑफ हुए हैं इनके। अब इन्होंने क्या किया, अब ये तो सारा कुछ जो भी पहले किया था इन्होंने 2007, 2008, 2009, 2010, वो प्रॉपर एक प्लानिंग, वो सारा वो निज़ाम को समझते थे, निज़ाम का हिस्सा थे, उनको पता था। तो उन्होंने उसी वक्त जो है वो बैंक्स को राब्ता किया और बैंक से लेटर लिए जहांगीर तरीन साहब ने। कौन कौन से बैंक से, वो लेटर भी आप जारी कर रहे हैं। फैक्ट फोकस की वेबसाइट पे आप जाकर स्टोरी में वो लेटर सारे देख सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं नहीं दूंगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो में उस तरह से वो क्लियर नजर भी नहीं आता। अगर आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी देख रहे हैं तो आप स्टोरी के अंदर दिए हुए लेटर्स को अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL की तरफ से एक लेटर था, MCB बैंक की तरफ से एक लेटर था, फैसल बैंक की तरफ से एक लेटर था। फैसल बैंक ने बेसिकली रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को शायद टेक ओवर किया था, तो ये जो कर्जा माफ वो लिया गया था ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से लिया गया था। और इसकी जो रिटर्न ऑफ वाला मामला है, राइट ऑफ वाला मामला, ये फैसल बैंक ने शायद डील किया, तो लेटर उनकी तरफ से आया था। तो ये 3 बैंकों ने लेटर दिए। लेटर के में क्या कहा गया, इन लेटर में कहा गया कि हम ये सर्टिफाई करते हैं कि जहांगीर तरीन इस कंपनी के डायरेक्टर बाद में बने, कर्जे पहले माफ हो गए थे। अब ये बात बिल्कुल सही लिखी बैंकों ने, हालांकि बैंकों का ये काम नहीं था लिखना, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फैक्ट सही स्टेट किया। क्योंकि ये सारी अरेंजमेंट भी पहले हुई थी कि ये वाले फिक्रा ला के वो RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया और उन्होंने अपने कामदादे नामजदगी मंजूर करवा लिए। ये जो मैंने अर्ज किया कि ये सच था कि जो बैंकों ने लिखा ये डायरेक्टर बाद में बने और कर्ज पहले माफ हुआ, ये सच था, लेकिन ये आधा सच था। और पूरा सच ये था कि जमालदीन वाली शुगर मिल ने फरूकी पल्प मिल को 2007 में एक्वायर कर लिया था, जबकि कर्जे 2010 तक माफ होते रहे।
ये एक हकीकत है, ये तमाम डॉक्यूमेंट से एस्टेब्लिश हो रही है। ये एक तरीकाकार था सिर्फ कि जो पुराने डायरेक्टर से उनसे रिजाइन नहीं करवाया गया था, उनसे रिजाइन बाद में करवाया गया। अब ये साबित कैसे हो रहा है? मैंने जिस तरह के अर्ज किया कि आप जब किसी से कोई डील करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लिखवाना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ कागज पे लाना पड़ता है, ताकि कल को अगला बंदा जो अगर मुकर ही जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाता होता है। अब कहीं ना कहीं वो चीजें रजिस्टर्ड थी, तो जब आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई, आपको ऑडिट कराना होता है हर कंपनी को, और खुसूसन जो मतलब है कि जो ऑडिट जिस तरह इस हवाले से के हवाले से एएफ फर्गूसन ने ऑडिट किया। फर्गूसन बड़ी रिप्यूटेड जो है वो एक फर्म है ऑडिट के हवाले से पाकिस्तान में, शायद सबसे बड़ी फर्म काउंट होती है। और इस फर्म की कोई एक साल की रिपोर्ट नहीं, फर्ज करें जो हमने एग्जामिन किया और आज भी जो हम जारी कर रहे हैं, वो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर कोई उसको कंसीडर करना चाहे, वैसे तो सब आपको पता ही है क्या होना है, जिस तरह से निज़ाम को मैनूवर किया जा रहा है, तो अपनी मर्जी से वो लेके चलेंगे। लेकिन अगर कोई कभी कोई जज, वो जज जो कि इंसाफ के अलमदार होने के या इंसाफ के पैगंबर होने के दावे करते थे, अगर उनमें थोड़ी सी भी ज़मीर की खलश हो तो एडमिसिबल एविडेंस है। मेरे जो जानने वाले सुनने वाले जो समझते हैं लीगल टर्म को, तो उनको पता होगा कि एडमिसिबल एविडेंस क्या होता है। तो हम बाकायदा जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ़रूकी पल्प मिल की, उससे उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट वहां से हटा दिया गया। इतने भी तरीन सब वो नहीं है, मतलब सादे कि वो वहां पड़ा हो। लेकिन मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूं कि वे बैक मशीन एक तरीक़ाकार है इंटरनेट पे, जो माजी में चीजें मौजूद थी उनको हासिल करने का, उन तक रसाई हासिल करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वे बैक मशीन का archive.org, ARCHIVE.org, archive.org है। उसके ऊपर आप फ़रूकी पल्प मिल का वेबसाइट का एड्रेस जो हमारी फैक्ट फोकस की खबर में भी दिया गया है, वो आप उसमें दीजिए। तो आप उसमें फिर ईयर्स आ जाते हैं। तो आप फर्ज करें 2011 सेलेक्ट कर लें, आप 2012 सेलेक्ट कर लें, 2 सालों की रिपोर्ट के ऊपर मैंने इन्हिसार किया। इसके अलावा हमारे पास तो मालूमात थी, हमारे पास तस्दीक थी, लेकिन एडमिसिबल एविडेंस जो है वो यही हो सकता था कि जो उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हुई थी इस कंपनी के 1991 में कायम होने और 1997 के फेल्ड टेस्ट रन के बाद वो 2007 में हुई थी। और JDW जो है वो प्रिंसिपल शेयर होल्डर बन गया था फ़रूकी पल्प मिल का। और ये जो कर्जे माफ हुए हैं, ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट से हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये 2010 में हुए। तो अब बात ये होती है, एक बड़ी सादा सी बात है, कोई बहुत ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई अंदर गहराई वाली बात नहीं है, कि आप हो सकता है किसी कंपनी के 60 से 70%, 80% शेयर्स के मालिक हो, एंड यू आर नॉट टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, आप उस कंपनी के डायरेक्टर ना बने। और ये भी होता है कि आप डायरेक्टर हैं, बल्कि सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल ही आपके पास है और आपके पास सिर्फ 1% शेयर जो है वो ऑनरशिप है। डायरेक्टर्स के ऊपर उस तरीके से लायबिलिटी नहीं आती इस तरह के मामलात के ऊपर, जहां पे आपकी जो ऑनरशिप है, जो ऑन करता है कंपनी को, जो लायबिलिटी उसके ऊपर आनी, जो डिसीजन मेकर है, जो प्राइमरी डिसीजन मेकर है, जिसने फैसला करना है, जिसको फायदा होना है, जिसको बेनिफिट होना है या जिसको लॉस होना है। और ये आइन में ये आर्टिकल डालने का मकसद ही ये था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में साफ ज़ाहिर इकोनॉमीज को सहारा मिलता है जब लोग या एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग समझते हैं निजाम को, वो लोन लेते हैं, वो कारोबार करते हैं, और अगर कभी कारोबार ना चले तो कर्ज माफ हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस प्रैक्टिस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, लूट मार की गई, बड़े बड़े कारोबार। बहुत सी खबरें आपकी दुआ से बहुत जल्द रिपोर्ट होंगी, आप देखेंगे बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े नेक प्रवीण लोगों को किस तरीके से उन्होंने एम्पायर्स खड़ी की हुई है, लेकिन बैंक को कुछ नहीं दिया हुआ। बिल्कुल मिडिल क्लास ये थे, कोई एक आधा बंदा किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचा, कर्जे लिए और एम्पायर्स खड़ी कर दी, उसको कामयाब बिजनेस चला के, और बैंक को खुदाफिज कह दिया। ये तरीका था पाकिस्तान में लूट मार का। इसीलिए कि अवामी नुमाइंदगी के लिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 62(1)F के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम उस चीज को मानते ही नहीं किसी बंदे को दयानतदार, अमानतदार, बददयानत करार दें। लेकिन ये अब बात हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन की, जो पूरी दुनिया में इस तरह का मुजरम कोई भी शख्स जो हो, जो इस तरह का कोई भी जुर्म का इर्तिकाब करे, जो साबित हो जाए, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, रिपोर्ट करते रहेंगे बाकी लोगों के बारे में भी कि कौन कौन किस किस चीज का जिम्मेदार है, और क्या वो
पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। लेकिन आज की जो खबर, इसके तमाम शवाहिद आपके सामने पेश किए गए। ये जहांगीर तरीन साहब के बारे में थी कि उन्होंने फ़रूकी पल्प मिल 2007 में हासिल की, एक्वायर की जेडीडब्ल्यू के जरिए। उसके बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस भी हुआ, लोन राइट ऑफ हुआ टू द वॉल्यूम ऑफ 109 मिलियन रुपीज, और उसके बाद वो डायरेक्टर बने। ये रिपोर्टिंग भी हुई, लेकिन वो मुबहम किस्म के लेटर्स जो कि धोखेबाजी से लिखे गए। साफ जाहिर है कि वो जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो गलत, सही है, एक लिहाज से इंफॉर्मेशन सही है कि जी ये डायरेक्टर बाद में बने, कर्ज पहले माफ हुए, लेकिन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। आप इलेक्शन कमीशन को क्या बता रहे हैं? आपको क्या पता कब शेयर की खरीदो फरोख्त और किस तरह कब कंट्रोल हासिल किया गया प्रैक्टिकली? सिर्फ डायरेक्टर्स के रिजाइन बाद में होने की वजह से आप ये बात कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? किस तरीके से कह सकते हैं बैंक से ये बात? तो ये एक बड़ी क्लियर लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर वेस्ट करती है, और इस पे अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो तो ये नाअहल है। मैंने पहले भी बहुत मरतबा अर्ज किया आपको कि प्रॉब्लम आती है, स्लो होता है काम फैक्ट फोकस का, इसीलिए कि हमें वसाइल में कमी का सामना होता है। लाजमी तौर पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ताकि हम बाकायदगी से काम कर सकें। खुसूसन अगले आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अहम है हमारे काम के लिए, हमें वसाइल की ज़रूरत है। फैक्ट फोकस का GoFundMe पेज है, gofundme.com/factfocus। ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। आप इस हकाइक के इस पेज को भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी भी मामूली सी पर मंथ एक सब्सक्रिप्शन फीस है, उससे भी आप हेल्प कर सकते हैं फैक्ट फोकस को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को। और अगर आपने इस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ऑलरेडी, सिंपल सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, तो वो लाजमी कीजिए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आपसे अगले प्रोग्राम में बहुत जल्द मुलाकात होती है।